नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे कानून की जिसने कहते हैं कि आज़ाद भारत की नींव रखी। ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। पर सवाल यह है कि ये नींव मजबूत थी या फिर बस एक दिखावा। चलिए आज इसी की परतें उधेड़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान दी। भारत के संसाधनों का खूब इस्तेमाल हुआ। तो इन सब के बदले में भारत को आखिर मिला क्या? ये सवाल उस वक्त हर किसी के जहन में था। अच्छा, इस कानून को ठीक से समझने के लिए हमें उस समय के माहौल में चलना पड़ेगा। एक ऐसा दौर जब पूरे भारत में बदलाव की एक जबरदस्त आंधी चल रही थी। देखिए, हुआ ये कि लड़ाई में भारत के योगदान से लोगों में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। राष्ट्रवाद की भावना बस उफान पर थी। अब नेता हो या आम जनता, सब खुलकर ज्यादा अधिकार और अपना राज यानी स्वशासन की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। और इसी बढ़ते हुए दबाव का जवाब बनकर आया ब्रिटिश संसद से पास हुआ एक नया कानून, भारत सरकार अधिनियम 1919। कागजों पर तो इसका मकसद बड़ा शानदार लग रहा था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और इसका लक्ष्य था भारत को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्वर शासन की तरफ ले जाना। इस शब्द पर गौर कीजिएगा, क्रमिक विकास, क्योंकि असली कहानी इसी एक शब्द में छिपी है। तो इस कानून का जो सबसे फेमस और सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा था, वो था प्रांतों में लागू किया गया एक नया सिस्टम, द्वैध शासन, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायार्की। चलिए समझते हैं कि यह आखिर था क्या भला। द्वैध शासन का सीधा साधा मतलब है डबल गवर्नमेंट, यानी एक ही सरकार में दो तरह का राज। इसमें हुआ ये कि प्रांतों के सारे कामकाज को दो लिस्ट में बांट दिया गया। एक लिस्ट किसी के हाथ में और दूसरी किसी और के। पर यह बंटवारा हुआ कैसे था? और देखिए, सारा खेल यही था। पावर का बंटवारा कुछ ऐसा था, जितने भी जरूरी और मलाईदार विभाग थे, जैसे कि पैसा, पुलिस, कानून व्यवस्था, ये सब डाल दिए गए आरक्षित लिस्ट में। और इसका कंट्रोल था गवर्नर के पास, जिसकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। और जो बाकी के विषय थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्हें हस्तांतरित लिस्ट में डालकर भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया। और हाँ, इन मंत्रियों को विधायिका को जवाब भी देना पड़ता था। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि भारतीय मंत्रियों को जिम्मेदारी तो दे दी गई, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो पैसा चाहिए, उसकी तिजोरी की चाबी गवर्नर के पास थी। सोचकर देखिए, किसी को घर चलाने के लिए कह दिया जाए, लेकिन पैसा खर्च करने की इजाजत ना हो। बस ठीक यही हाल था भारतीय मंत्रियों का। असली पावर तो गवर्नर के पास ही थी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ द्वैध शासन पर खत्म नहीं होती। इस एक्ट में कुछ और भी बड़े बदलाव थे, खासकर केंद्र सरकार के स्ट्रक्चर में। इस कानून ने पहली बार सेंटर में दो सदनों वाली विधायिका बनाई, जिसकी झलक आज की हमारी लोकसभा और राज्यसभा में मिलती है। एक थी लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी थी काउंसिल ऑफ स्टेट। भले ही उस वक्त इनकी शक्तियां बहुत ही लिमिटेड थी, पर ये एक तरह से भारत के भविष्य के संसदीय लोकतंत्र का ढांचा तैयार कर रहा था। इसके अलावा एक और बड़ा काम हुआ, वोट देने का अधिकार बढ़ाया गया। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा लेकिन था। ये विस्तार बेहद सीमित था। और ये नंबर सब कुछ साफ कर देता है। 10%। जी हाँ, 10% से भी कम वयस्क पुरुषों को वोट देने का हक मिला। और यह हक भी तभी मिलता था जब किसी के पास काफी संपत्ति हो, वो टैक्स भरता हो या पढ़ा लिखा हो। मतलब आम आदमी अभी भी इस पूरी पॉलिटिकल प्रक्रिया से कोसों दूर था। तो इन सारे सुधारों का, इन बदलावों का आखिर हुआ क्या? इस कानून ने भारत के इतिहास पर अपनी क्या छाप छोड़ी? चलिए अब जरा इसका हिसाब किताब करते हैं। सच तो ये है कि ये अधिनियम एक बहुत बड़ी निराशा साबित हुआ। द्वैध शासन का सिस्टम तो पूरी तरह से फेल हो गया। विषयों का बंटवारा इतना अजीब था कि सोचिए, कृषि मंत्री भारतीय होता था, पर सिंचाई का विभाग गवर्नर के पास। गवर्नर की बेहिसाब शक्तियों के आगे मंत्री एकदम शक्तिहीन महसूस करते थे। और वोटिंग का अधिकार तो बस नाम का था। ये वो स्वराज बिल्कुल नहीं था जिसका सपना पूरा देश देख रहा था। पर क्या ये पूरी तरह से बेकार था? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। अपनी सारी कमियों के बावजूद इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। इसने कम से कम भारतीयों को प्रांतीय सरकार चलाने का कुछ अनुभव तो दिया।
सिस्टम की खामियां सामने आई। इसलिए इसे एक मंजिल की तरह नहीं, बल्कि आगे के सुधारों जैसे 1935 के अधिनियम की तरफ जाने वाले रास्ते में एक जरूरी, हाँ, भले ही एक अधूरा पड़ाव माना गया। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या 1919 का ये कानून सच में एक कदम आगे था, या फिर ये बस भारतीयों की उम्मीदों को शांत करने के लिए रचा गया एक बड़ा सा भ्रम था? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नजरिए से देखते हैं, और ये बहस आज भी जारी है।